उसे 5 भी दे सकता हूँ, मैं 7 भी दे सकता हूँ, लेकिन इट एंटायरली डिपेंड्स कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. इफ माय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिविंग मी a multiplicity, default multiplicity which is 1, and I am removing 1 electron out of that, मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग इट फ्रॉम ऑड टू इवन और इवन टू ऑड. यही होगा ना अगर ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल उसमें इफ आई एम हैविंग सपोज 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसमें से मैंने एक निकाल दिया, तो व्हेन इट इज 16 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1. हो सकता है किसी ऐसे एलिमेंट में जहां पे नाइट्रोजन ज्यादा हो, हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड मॉलिक्यूलर वेट रूल पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि अगर अगर एक नाइट्रोजन है तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी अ ऑड नंबर, दो नाइट्रोजन है तो इट विल बी अ इवन नंबर. इट मींस इट इज समवेयर इट इज एसोसिएटेड विद योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप अगर आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल में और आपने उसमें से निकाल दिया एक, तो उस एक को निकालने की वजह से नाउ यू आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द मल्टीप्लिसिटी विल चेंज. क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है. तो नाउ इट इज लाइक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन, देन वी आर गोइंग टू थर्मोडायनेमिक्स. यही सारे के सारे दे रहा था ना मैं. देन ब्रिज में किया 24 फॉर 6 आवर्स. क्लियर? एंड आई एम ब्रिज क्या सबमिटिंग. है यहाँ पर? हाँ, ब्रिज Bridge. ये बेटा जेट स्ट्रीम, एक्सपेंस एंड ब्रिज, ये तीनों के तीनों क्या है, दे आर नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स विच वी कैन यूज. ठीक है, ब्रिज एक सुपर कंप्यूटर है, एक्सपांस एक और सुपर कंप्यूटर है, एंड जेट स्ट्रीम एक और. ये सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, उसमें से आपको तो ये किसको दो यूज. हमारे में तो नहीं आते शायद. ब्रिज. हाँ, हमारे में ऑटो और जेट स्ट्रीम आता है. हाँ तो हाँ. मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को अपनी आईडी किस लिए दी है, इसीलिए तो दी है. ठीक है, कि एटलीस्ट एक्सपीरियंस करो एक सुपर कंप्यूटर की क्या ये होती है. देन सबमिट द जॉब. जॉब इज लाइक ये हम लोगों की सबमिट हो चुकी है. नाउ आई कैन सी द इनपुट फाइल. अगेन देख लो, एचसीएफ इज नाउ. अब एचसीएफ पहले क्या था, आरएचएफ था ना बेटा. Yes, sir. ओके, तो अब फटाफट जब तक मैं इस इनपुट फाइल, क्योंकि अभी इनमें से कोई भी जॉब मेरे ख्याल से इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी. कि अभी तीनों जॉब चल रही हैं, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग थोड़ी सी अपने आप को ये करते हैं. ये क्या हुआ, नोट्स. आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है. तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, आरएचएफ मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड हार्टली फॉक. हार्टली फॉक. ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं सपोज हाइड्रोजन एटम की. ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज मालूम है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होगा एंड यहाँ कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में देयर विल बी अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? ये तो आप Yes, सब sir. जानते हो ना, वो मॉडल ऑफ एटम, हाँ जी सर. है ना. विच मीन्स आई कैन ट्रीट, मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर बनाऊं कि आई कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो into the nucleus and it can also not go beyond this limit. ठीक है, तो आई कैन से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी इंफिनिटी, एंड आई कैन से हियर द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 और अ फिक्स नंबर, 0 और अ नंबर. ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इसको कहाँ पे वो करें. तो इफ इट्स अ फिक्स नंबर, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, देन दिस डिस्टेंस when the electron is actually moving from potential of infinity to a potential of a certain value,
तो I will be able to get the atomic radii. Done? Yes, sir. Fine. अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो तुम्हारे हाइड्रोजन एटम की बात हुई. What about a charge? ठीक है, व्हाट अबाउट अ चार्ज. तो मैं हाइड्रोजन एटम को मैं क्या बोल रहा हूँ, द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली हियर इन अ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इज restricted within wall potential where V is infinity to V is some number. ठीक है, दैट नंबर हम लोग इसको अलग अलग एटम के केस में दिस इज डिफरेंट. तो हम लोग इस एक उसको बोलते हैं. तो हमारे पास क्या आया कि इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं बीच में होगा, ना इससे आगे कहीं होगा ना ही इसके अंदर होगा कहीं पे. ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रॉन. मैं इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ विच आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस. And the same thing, it means restricted Hartree-Fock theory will be applicable for neutral molecules. Done? यहाँ तक सही है बेटा? सर ये लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाली. For सर एक बार neutral दोबारा molecule, बता दो, आप क्या बता रहे मैं बता रहा हूँ थे? बेटा कि जब हम लोगों ने जॉब लगाई, अभी जब हम लोगों ने कैटायन की जॉब जी लगाई, तो एक और नया टर्म आया जी विच इज UHF. के लिए बेटा 2 मिनट रुकना तो. क्या बेटा मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको अभी? ओके. तो मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोगों ने अभी एक टर्म देखा यस इनपुट सर फाइल पढ़ते वक्त, हम लोगों ने एक टर्म देखा विच इज UHF. ठीक है, तो ये UHF जब मैंने एक इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया तब नहीं आया ये UHF. जब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया तब ये UHF नहीं आया. जब मैंने HCl को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया तब ये UHF नहीं आया. लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया, मेरा UHF अपीयर हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब हार्ट्री-फॉक थ्योरी के भी अपने 3 पार्ट्स हो सकते हैं. HF कैन बी RHF, it can be UHF and it can be ROHF, where R मतलब restricted, U मतलब unrestricted and RO मतलब restricted open. ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड को मैं एक और नाम देता हूं विच इज ओपन. डन? ओके ठीक है, सर. अब मैं इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाई रेस्ट्रिक्टेड इज एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे हैव अ बाउंड्री फॉर इलेक्ट्रॉन. उस बाउंड्री को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन उस बाउंड्री को क्रॉस कर लेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आयोनाइज हो गया. ठीक है, अब अगर मैं सेम इसी तरीके का केस आपको अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज अ प्रोटॉन,
तो we are having a positive charge inside it and there is no electron, but we can say that there is a hole, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वहां पे एक होल क्रिएट होता है। ये आपने कंडक्टिविटी एंड सेमी कंडक्टिविटी में पढ़ा होगा, यस सर। है ना। और हाइड्राइड में क्या हुआ, हाइड्राइड में वी आर हैविंग अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। दीज आर द थ्री सिस्टम्स वेयर आई हैव टू कंसिडर कहाँ पे मेरे को रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम यूज करना है, कहाँ 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 पे मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम यूज करना है और कहाँ मुझे रिस्ट्रिक्टेड ओपन सिस्टम यूज करना है। इसका आइडिया हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है अब तो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। तो हम लोगों ने जब श्रोडिंगर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उस वक्त हम लोगों ने वॉल पोटेंशियल दिया था। दैट वॉल पोटेंशियल वाज मूविंग फ्रॉम v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू इंफिनिटी तक, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वेयर एज अगर वो ऐसी जगह है जहां पे न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ही ना हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल मींस दो, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्सन, नथिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी हैविंग अ पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम लोगों को वॉल पोटेंशियल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, सो दैट कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू इंफिनिटी तक मूव करवाने की कोशिश करूं और कहीं बीच में मेरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टेबलाइज हो जाए। डन? सर न्यूक्लियस में 0 होगा। हाँ न्यूक्लियस में 0 होगा हाँ, और उसमें और इनफाइनाइट। और और उसमें इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चेक कर लिया ना इसे? हाँ जी सर, वो कंफ्यूजन हो रहा था। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं वेट कर रहा था, कोई अभी बोलेगा नहीं और फिर मैं टोक दूंगा अभी। ठीक है, दिस इज v infinity means बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंफिनिटी फॉर अ पार्टिकल व्हिच कैन नेवर रेस्ट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मतलब उस बच्चे की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जो बैठे बैठे भी हिलता फिलता रहे, ठीक है, जिसको कहीं पे दिमाग उसका फोकस नहीं हो रहा है। तो ऐसे चाइल्ड जो होते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। वो बैठे बैठे भी ना सोच रहे होते हैं कि बाहर खेलने चला जाऊं, क्रिकेट वहां मैच हो रहा है, टीवी में ये प्रोग्राम आ रहा है, होमवर्क मुझे इतना मिला हुआ है, टीचर कल मारेगी। समझ में आया? तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी सोचो कितना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फ्री बॉडी है, ठीक है। तो इट कैन वो इट इज मूविंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर अगर घुस जाता है तो वो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इट विल नेवर बी। यहां तक क्लियर है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। ओके, मैं जो कह रहा हूँ बेटा Yes. कि जब हम लोग डीएफटी करते हैं तो डीएफटी का जो सबसे बेस्ट आइडिया है कि इट्स नथिंग बट इट इज एन इनडायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट सॉल्यूशन एंड अप्रोक्सीमेट, इनडायरेक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं, we actually take a system and we bring an electron which is situated at infinity towards this,
समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब आपको जब मैं बोलता हूँ बेटा 631G स्टार लो, 631G लो, 631G डबल स्टार लो, बोलता हूँ ना मैं ये चीज स्टार लो, आप लोग उसको पोलराइज करो। तो पोलराइजेशन करने का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ही पोजीशन में कितना ज्यादा डिस्टर्ब होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पोलराइजेशन लेते हैं वो डी फैशन में, मतलब डी ऑर्बिटल की तरह, वो सारे उसमें सारे कोऑर्डिनेट्स में एक स्फेरिकल, यानी या तो वो एस ऑर्बिटल की तरह यूनिफॉर्मली एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, यानी दिस इलेक्ट्रॉन विच इज एट इंफिनिटी इट इज मूविंग विद इन दिस स्पेस। और जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस तो दिस होल स्पेस विल आल्सो मूव। ठीक है, as a result of which we will get different Schrodinger wave equation solutions at different stage of this equation, and ideally we will reach to a limit where we are going to get going to get normalized solution, normalized Schrodinger wave equation expression. ये समझ में आया जो मैंने कहा? Yes, sir. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई एम सेइंग दैट इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हम लोगों को अच्छे से ये मालूम है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल, हाँ या ना, और एक होता है नॉर्मल। ऑर्थोगोनल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, नॉर्मल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. ठीक है, तो इट मीन्स आई एम मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड आई एम सेइंग दैट at infinity, as there is no external force which are going to contribute in the potential energy of the electron, that's why I can say that this electron is actually a free electron, and whichever is free, कोई भी चीज जो फ्री है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसको आप डे टू डे लाइफ में भी देख लो कि आप लोग अगर पढ़ो ना, या फिर आप लोगों के एग्जाम ना लिए जाए, तो आप लोग कोई भी क्लास अटेंड करने के फेवर में नहीं आओगे। यू विल फाइंड मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देन दैट ऑफ स्टडी। इट इज बिकॉज ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। ये कोरिलेट कर पा रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो when I am Yes, moving sir. a electron, when I am moving a electron towards the nucleus, means the potential of the electron when it will merge into the nucleus, it will become 0, means electron will not be able to move anymore. वो एक बार न्यूक्लियस के अंदर गया वो वहां पे खत्म। ठीक है, और वो यहाँ पे है, means v is infinity. तो at every state of this movement, software is going to calculate different Schrodinger wave equations. ठीक है, जहां पे कुछ Schrodinger wave equations जो होंगी they will come as orthogonal solution, and कुछ Schrodinger wave equation ऐसी होंगी which will give you a normal solution. तो we will select those which will give me normal solution, and as a result of which we will get a optimized structure of an atom. Clear? It means when I am saying that an electron is moving from a potential of infinity to potential of equal to 0, what I am more interested? I am more interested in giving the wall potential to it. Wall potential to it, which comes from Schrodinger wave equation का one dimensional solution जो है, that gives you wall potential का जो सबसे best example है, it is nothing but your Schrodinger wave equation and its solution in one dimension. Done? Which means when an electron is moving from here or from here to here, because in software both the directions are possible. तो जब मैं यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब आई एम डिफाइनिंग अ वॉल पोटेंशियल, वो इस वॉल पोटेंशियल से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है या तो वो न्यूक्लियस में होगा या फिर v इक्वल टू इंफिनिटी पे होगा। दैट्स व्हाई वी यूज टू रिफर those conditions
which are having wall potential values within it, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, नाउ sir. अब हाँ, अब हम लोग ओपन सिस्टम में आए। या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम में आए। तो अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम कैसा होगा? I can say that unrestricted system will be having a potential which is equal to 0, means nucleus is there, but the other wall is not there. Okay, it is not present, which means that electron can come to this direction, but we don't know from where, कहाँ से इसको आना है। क्लियर? मतलब मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है। आई डोंट नो वी इंफिनिटी कहाँ है। समझ में आ रहा है बेटा व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है। तो विच मीन्स कि मैंने अपने सिस्टम को क्या किया? ओपन कर लिया। ठीक है, कि मेरा इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर v इक्वल टू 0 एंड आई डोंट नो वेयर इज v इक्वल टू इंफिनिटी। तो मीन्स माई इलेक्ट्रॉन कैन reside over here, it can reside over here also, it can reside over here, it can reside also from here. So in that way losing a electron will be much more easier. Means जब भी मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा उस टाइम पे मुझे सिस्टम कैसा लेना पड़ेगा? आई हैव टू टेक इट एज अ ओपन सिस्टम। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो गया, विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम जिसमें v इक्वल टू 0 इज डेफिनेट, बट द अपर लिमिट इज इनडेफिनेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। नाउ अब हम लोग बात करें अगर हाइड्राइड आयन की, मींस अ प्रोटॉन, a hydrogen atom having another electron, which means that मेरे पास हाइड्रोजन एटम था जिसके पास H1 ये कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, that electron comes into this, it become 2 and 1 and the charge become negative because of the electron, isn't it? Means now it is having 2 electron, 1 proton system. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, बट आई डोंट नो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। कभी पता, कभी किसी ने पूछा ये चीज कि सर ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है? जब आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाया जाता है या फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाया जाता है तो उसमें बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन लिख देता है फैकल्टी। ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग तो एक रेडिकल को हम लोग एक दूसरे रेडिकल से रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक, इसका मतलब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि हाइड्राइड आयन एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इन दोनों में मुझे क्या करना है? आई हैव टू मेक अ डिफरेंस। हाँ या ना? नहीं तो मैं इन दोनों को कैसे सेपरेट कर पाऊंगा? Yes, sir. है ना? तो because I don't know the source of the electron which is coming in and getting added on the hydrogen, but if because of this electron, if I am able to judge that a negative anion is actually generating, in that case I have to take UHF because we know where the electron is actually located. ठीक है, आफ्टर कमिंग इनटू द एटम वो कहाँ होगा? इट विल बी एट द सेम पोटेंशियल बैरियर वेयर the previous electron was actually situated. But in case of free radical, we don't know
where this electron is actually situated in a hydrogen atom. हाइड्राइड के केस में मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे उसी एनर्जी लेवल पे होंगे जिस एनर्जी लेवल पे पहला वाला है, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी एनर्जी लेवल पे आएगा जिस एनर्जी पे मेरा पहला वाला था. मींस हियर इट इज हैविंग सम like some correlation with proton. उसमें इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया होगा, ये वहीं से गया होगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड था. बट इन केस ऑफ फ्री रेडिकल वी डोंट हैव आइडिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये प्रोटॉन के, ये हाइड्रोजन के ऊपर सिचुएट हो रहा है, कहाँ रह रहा है, कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन. कभी इस चीज के बारे में पूछा है आप लोगों ने फैकल्टी से? कभी भी? नो सर. है ना, कि एनायन के केस में आप लोगों को मालूम होता है नेगेटिव चार्ज है, तो फैकल्टी बोलती है कि ये एक सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का एनायन, उनका जो ऑक्टेट रूल होता है ये होता है अट्रम सट्रम. क्या ये रेडिकल्स जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते? कभी अगर मैं वैसे बोलूं सिंपल टर्म में, क्या रेडिकल्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते? हाँ या ना? तो इसको प्लीज बेटा एक बार सर्च करना, whether a free radical obeys octet rule or not. ठीक है. और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कैटायन एंड एनायंस मींस आर पॉजिटिव आर नेगेटिव के केस में आप लोग साइज का कोरिलेशन देते हो. बोला जाता है ना, हम लोग बोलते हैं कि आर नेगेटिव विल बी सबसे बड़ा साइज में होगा, फिर आर होगा और फिर आर पॉजिटिव होगा. ठीक है. इस पूरे चार्ट में रेडिकल कहाँ है? आर नेगेटिव का साइज क्या, आर फ्री रेडिकल का साइज क्या होता है? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन और नॉट? सर कैटायन के बराबर. हाँ बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वेदर अ फ्री रेडिकल ओबेज ऑक्टेट रूल और नॉट. एंड व्हाट इज द साइज of a free radical. सर वैसे तो ऑक्टेट रूल वो फॉलो नहीं करेंगे ना, तभी तो वो रिएक्टिव होते हैं. मतलब जब उनके पास रिएक्टिव होता है स्टेबिलिटी नहीं बेटा. है. लेकिन क्या इसका कहने का मतलब ये है कि कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायंस दे आर नॉट रिएक्टिव, यानी सोडियम का आयन रिएक्टिव नहीं होता? हाँ, ये नहीं कह सकते ना हम लोग. अगर अगर तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं ना, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन और ये, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट. इट मींस दे ऑल आर रिएक्टिव, they all must not follow octet rule. It means they must not follow the electronic configuration, they must not follow Hund's rule, they must not follow Aufbau principle, because they are intermediate, they are reactive. And ये सारे प्रिंसिपल हम लोग स्टेबिलिटी के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है. तो मैं आप लोगों को ये वैसे बता दे रहा हूँ, इट इज देयर इन योर सिलेबस. हम लोग जो सिलेबस करेंगे उसमें ये चीज है, इट इज देयर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. बट अभी सिर्फ इतना कर लो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है. ठीक है. इट कैन नॉट, and it will not have any fixed size, because this electron which is actually there in the form of free radical, this electron do not define the atomic or van der Waals radii of a radical. जो ये फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उसके एटॉमिक रेडियाई या फिर वैन डर वाल्स रेडियाई को डिफाइन नहीं करता है. whereas कार्बोकैटायन कार्बोएनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे डिफाइन द एटॉमिक एंड वैन डर वाल्स रेडियाई ऑफ द एटम. क्लियर? इसीलिए वी कैन कोरिलेट द साइज. सर मतलब एक क्वेश्चन आया ना,
वैसे कि कैटायंस और फ्री रेडिकल में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे पता लगाओगे, मतलब क्या उसकी पर्टिकुलर कोई चीज होती है कि जिससे उसे डिफाइन करें, मतलब। बेटा बेटा देखो, फ्री रेडिकल का सबसे बड़ी बात मैं अगर वैसे बताऊं तो आपका कार्बो एनायन, सपोज CH2 नेगेटिव, ठीक है, या फिर हम लोग और सिंपल कर लेते हैं CH3 नेगेटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज हैविंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, यानी ये sp3 होता है यस सर। वेयर एज CH3 पॉजिटिव, इसका क्या होता है? sp2 वी, हाँ, sp2। इट इज sp2, ठीक है, ये sp2 होता है। फ्री रेडिकल के केस में हम लोग बोलते तो हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना, यस सर। है ना। बट बेटा ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज एक्चुअली नॉट हैविंग, ये एक्चुअली माइग्रेट करती है, इट एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू दिस, ये डायनेमिक ये डायनेमिक स्ट्रक्चर रहता है, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, ठीक। एंड वी कैन स्टेबलाइज अ फ्री रेडिकल विद द हेल्प ऑफ मेकिंग अ स्टेबल, लाइक हम लोगों के पास कुछ एक फ्री रेडिकल्स हैं विच आर एक्चुअली हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स, जो सॉल्यूशन में डालने के बाद फ्री रेडिकल दें, तो हम लोग उनको रिफर करते हैं कि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी, हम लोग उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम लोग फ्री रेडिकल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं। बट हम लोग फ्री रेडिकल के इसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग वैसे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। What we used to define, we used to define that ethane, when ethane undergoes homolytic cleavage, then methyl free radical generates, है ना। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन वही होगी जो हमारी इथेन की होगी। समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। ठीक है। हम लोग इसको अभी तक हम लोगों ने इसको वैसे नहीं बताया कभी भी, जैसे हम लोग शेप और साइज और ये सब चीजें बताते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल, बिकॉज फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है, इट डू नॉट डिफाइंस द एटॉमिक और वेंडरवॉल रेडियाई ऑफ एन एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑल्सो हियर, इट मीन्स आई कैन नॉट ट्रीट दिस इलेक्ट्रॉन विद इन अ पोटेंशियल बैरियर, बट क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, रिसाइड करता है एटम के ऊपर, इसी वजह से वी यूज टू टेक फ्री रेडिकल्स इन ROHF systems, ठीक है, यानी रेस्ट्रिक्टेड ओपन हार्ट्री पॉकेट सिस्टम, ठीक। विच मीन्स कि इसमें हम लोग पोटेंशियल बैरियर कैसे लेते हैं, इसमें हम लोग ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज समथिंग विच इज, हम लोग उसकी फिक्स्ड वो ले रहे हैं, और एक बैरियर हम लोग ये लेते हैं, मीन्स यानी जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी हियर बट इट विल नॉट एंटर द वॉल पोटेंशियल ऑफ द एटम, क्लियर। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? रिस्ट्रिक्टेड यस means सर। this free radical electron can exist anywhere but not in this wall barrier, so it means it is restricted, but this electron can move anywhere, ये indefinite, it is indefinite after the potential walls, आफ्टर वॉल पोटेंशियल, मीन्स जो मेरा वॉल पोटेंशियल है V0 से V इंफिनिटी तक का, ये इलेक्ट्रॉन उसके बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज टू से दैट वी कैन एनालाइज अ फ्री रेडिकल इन कंप्यूटेशनल सिस्टम।
क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो कोई भी? नो सर। फटाफट जॉब देखते हैं। सब सिलेक्ट होंगे ना? ओके, सारी की सारी कंप्लीट हो गई। सर कौन कौन? हाँ, सर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे ना, फ्री रेडिकल सबसे कार्बोकेटायन फ्री और रेडिकल मतलब सबसे एनायन ज्यादा में। रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा। ट्रू। ठीक है, क्यों? बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन विच वी यूज टू से फ्री रेडिकल, इट डू नॉट कम्स अंडर द लिमिट ऑफ एटॉमिक और वैन डर वाल रेडियाई। समझ में आया? वो जब तक वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियाई में नहीं आएगा तब तक वो स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन, जो फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट डू नॉट डिस्टर्ब द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय मॉलिक्यूल। ठीक है, बट इट मेक्स द एटम वेरी रिएक्टिव, जिसकी वजह से हम लोग रेडिकल को बोलते हैं रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। दैट्स वाई उनके बारे में हम लोगों को सबसे कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी जॉब्स देख लें। सारी जॉब हो गई हैं। यस सर। ठीक है, दिस इज माय स्टार्टिंग। मैंने लिख लिया था, इसको भी ले लूं। HCl का लिख लिया था। हाँ, ये अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। दिस इज फॉर SM, स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब निधि ध्यान से देखना, मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट कर रहा हूँ इसे। आ रहा है, इसको डाउनलोड करके करना पड़ेगा। ये आ गई। यस सर। पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आता है कंट्रोल करके ऐसे पेस्ट ऑप्शंस। यस सर। ठीक है, या फिर आप डेटा में भी जाकर यू कैन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट टू कॉलम। ओके सर। ठीक है, तो इसमें जाएंगी, देयर विल बी टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड। यहाँ पे ये बोलेगा डिलिमिटेड एंड फिक्स्ड विथ, तो आप डिलिमिटेड पे क्लिक करेंगी। नेक्स्ट, कैसे इसको डिलिमिट कैसे करना है, तो आई एम डिलिमिटिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्पेसेस। ये जो यहाँ बीच में स्पेस दिखाई दे रहे हैं, ये यस सबको सर। दिख रहा है? ये मैं इसके हिसाब से इसको डिलिमिट कर रहा हूँ, स्पेस के हिसाब से, एंड देन फिनिश। हो गया? यस सर। डन। अब नाउ हम लोग अगला ले लें फटाफट, यानी दिस इज 306070। तो 306070 HCl का मैं ले चुका हूँ। नाउ आई हैव टू टेक स्टाइरीन। डाउनलोड द स्ट्रक्चर। सर इसमें ना बहुत सारे ये 2-3 आते हैं, तो इसमें से ऊपर वाला लेना है। कौन सा? ये इसमें ना, हम्म। है ना, ये एक ये वाला है, और इसमें आप दोनों में कंफ्यूज होते हो ना इसमें। हाँ जी सर। हाँ बेटा, आपको सब में अगर किसी में एक ही आया है वो ही लो, अदरवाइज आप हमेशा ये ध्यान रखो, आप जो एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हो दूसरे में भी आप वैसा ही लो। ओके ठीक सर, है, मतलब यानी सबका मैं सेम हो। सबका सेम लेना है। क्लियर? ओके। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको थर्मल करेक्शंस दोनों में अलग अलग हैं, वैल्यूज भी अलग अलग हैं कि नहीं है? यस सर। है ना, यानी ये जो वैल्यूज हैं उसमें जब ये थर्मल करेक्शन यूज किया गया तो ये आया।
और इसको यूज करने के बाद भी मुझे ये वाला थर्मल करेक्शन इसमें यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज योर इन जूल्स, दिस इज इन किलो कैल। तो मैं जो कैलोरी में ले रहा हूँ मैं उसे कैलोरी में लूँ, और जो मैं जूल्स में ले रहा हूँ मैं उसे जूल्स में ही लूँ। क्लियर? मुझे अपनी यूनिट ध्यान रखनी है। क्या ये यहाँ पे ये किलो जूल पर मोल है, हियर इट इज किलो कैल पर मोल, दोनों सेम चीज है। ठीक है, दिस इज माय थर्मल करेक्शन जो मुझे माइनस करना है व्हेन आई एम गोइंग टू टेक इट इन किलो जूल, और जब मैं इसको कैलोरी में ले रहा हूँ तो आई विल बी यूजिंग दिस वैल्यू एज माय थर्मल करेक्शन। क्लियर? तो मैं इस पूरे को मैंने कॉपी कर लिया था। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। यही है ना बेटा? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. Now what I have to consider, I have to consider the enthalpy in total. ठीक है, मुझे इस वाली वैल्यू को इसको करो बोल्ड, इस वाली वैल्यू को विच इज बोल्ड, एंड इस वाली वैल्यू को विच इज बोल्ड। बोल्ड। ठीक है, मुझे इन तीन वैल्यूज को ही ध्यान रखना है। ठीक, अब मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, HCl इज दिस। ठीक है, मींस प्रोडक्ट प्लस HCl minus starting material will give me the enthalpy of reaction in the forward direction. ठीक है, तो what I am going to do, मैं इक्वल टू मैंने यूज किया, मेरे को इस पे क्लिक करना है, इट विल गिव यू द कॉलम एंड द रो नंबर। आ गया? ये सबने देखा यहाँ पे C26 आया। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर लूं, इट इज लाइक मैं अपने पहले किसको ले रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग द प्रोडक्ट, तो आई एम हैविंग टू प्रोडक्ट्स, HCl एंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो C26 फिर उसके बाद प्लस दिस इज C8, दिस इज C8, दिख गया? माइनस C17। तो कौन बताएगा ये था, ये मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? बेटा कुछ तो बोल दो। क्या है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है? दिस इज स्पॉन्टेनियस है। ये डेल्टा ई आ गया, मतलब इंटरनल एनर्जी, दिस इज डेल्टा एच। एंड मैं इसको ड्रैग करूं अगर, तो आई विल बी गेटिंग डेल्टा CV, देन CP, एंड ये जो आएगा मेरे पास थर्ड वैल्यू, इट विल बी एंट्रोपी, दिस इज डेल्टा S। तो डेल्टा S should be positive for the spontaneous reaction। हाँ या ना? पक्के से? कोई दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? बड़े आराम से, मैंने सिर्फ इतना ही डेटा मांगा था आप लोगों से, ये 1 2 3 एंड दिस। ठीक है, अब जो मुझे एक चीज जो आप लोगों को और दिखानी है वो है इसके इंटरमीडिएट का भी हम लोग, क्योंकि वो जॉब भी हो गई है तो हम लोग उसको भी अभी कंसिडर कर लें।
पहले तो मुझे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर नॉट करेक्ट, जॉब मर चुकी है, ये डेड। समझ में आ रहा है ये बेटा? कितने लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉब 306073 in which there is an error. Clear? Why that error appears? हम लोगों ने मैंने वैसे तो इलेक्ट्रॉन को वैसे डिफॉल्ट में ले लिया, ठीक है, लेकिन मैंने काउंट तो नहीं किए थे। मैंने मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से मैंने काउंट नहीं किए, नहीं किए थे ना हम लोगों ने काउंट, है ना? तो इसमें हम लोगों के लिए अगर एरर आता है तो एरर विल गिव यू अ काउंटिंग योर मॉलिक्यूल हैज 56 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें 57 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जो फ्री रेडिकल मतलब जो आपका हम लोगों ने क्या किया, ये इसमें पॉजिटिव वो है ना, तो जब इसके ऊपर हाइड्रोजन रहेगा तो इट विल बी हैविंग 57 इलेक्ट्रॉन्स। राइट नाउ इट इज हैविंग 56 इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने चार्ज क्या स्पेसिफाई किया, चार्ज इज इक्वल टू 1 विच इज +1 एंड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे इसने गलती क्या बताई, यू स्पेसिफाइड अ डबलेट स्पिन। ये दिख रहा है, योर मॉलिक्यूल charge and spin multiplicity is not correct. Your molecule has 56 electrons. You specified charge equal to 1 and multiplicity is equal to 2. हाँ या ना? ठीक है, तो you specified doublet spin, example 1 unpaired electron, but you have even number of electron. इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन किस लिए गलत हुई, मेरी कैलकुलेशन इसलिए गलत हुई क्योंकि मैंने अपनी मल्टीप्लिसिटी गलत दी। क्लियर? नाउ इफ आई विल सबमिट अनदर जॉब जिसमें अपनी मल्टीप्लिसिटी को, उसने यही बोला ना कि 56 है, मैंने डबलेट दिया है, इसका मतलब मेरा डबलेट नहीं होगा, मेरा सिंगलेट होगा। डन सर, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने मल्टीप्लिसिटी देनी है। हाँ, मल्टीप्लिसिटी। लेकिन बेटा क्या आप लोग सारे के सारे कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, आउटर मोस्ट वाले करोगे, है ना? ये तो नहीं मालूम ना हम लोगों के। देखो एक कार्बन के का मॉलिक्यूलर ये क्या होता है, 6। वी आर हैविंग हाउ मेनी कार्बन इन द स्ट्रक्चर? 1 2, है ना? वी आर हैविंग लाइक 8 कार्बन्स। तो 6 8 जा is 48, and then we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 48 plus 9. Clear? तो this much of electrons are there. That's what I was telling ना। और फिर हम लोगों ने इसे प्लस चार्ज दे दिया, मतलब 57 इलेक्ट्रॉन्स थे, हम लोगों ने इसे प्लस चार्ज दिया, 56 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे अपनी मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। तो अगर आप कोई भी मल्टीप्लिसिटी गलत देते हो तो आपका सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म कर देगा, लाइक जैसे मैंने अभी आपको जो दिखाया, दिख गया ना वो पक्के से? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डू मोर कैलकुलेशन में गया, मैंने मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 करी एंड आई विल सबमिट द जॉब अगेन। ठीक है, और मैंने चेक कर लिया बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन, थर्मोडायनेमिक्स 631G, ये मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ। तो ये मत सोचना कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी फटाफट, आप बार बार चेक करो बेटा उस चीज को। डन? यस सर। ठीक है, हो सकता है क्योंकि मैं बहुत जॉब्स लगा चुका हूँ, मतलब बिना सैलरी वाली जॉब्स मैं बहुत लगा चुका हूँ, तो मेरी आदत में वो है। मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है मेरे लिए कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, और मुझे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैन क्रॉस चेक। अगर 57 है तो इट विल बी डबलेट। मैंने पहले बताया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल बी हैविंग मल्टीप्लिसिटी विच इज इवन। ठीक है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन तो मल्टीप्लिसिटी विल बी ऑड। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा चार्ज कितना था, +1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर 57,
+1 चार्ज लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ गया, मतलब 56. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड इवन, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कैन नॉट बी 2, इट कैन बी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आप लोग जो चाहो वो दो. क्लियर? फंडा क्लियर हो गया? Yes, पक्के sir. से ना? मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाँ जी. उनके बेसिस पे हम लोग मल्टीप्लिसिटी बताते हैं. एक कॉमन सा फंडा मैंने आपको बताया, इफ माय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, मल्टीप्लिसिटी विल बी इवन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो इस चीज को यूज कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं अपने मॉलिक्यूल के कार्बन मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं. बट माय सॉफ्टवेयर कैन डू दिस. और मुझे कितना टाइम लगा, वो जॉब मुश्किल से 1 सेकेंड की थी जो मरी है. ठीक है, ये रहा, आप देख रहे हो यहाँ पे 306073 जहां पे एरर आया, it completed in 0.01 seconds. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो कोई हम लोगों को कोई टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ. डन? अब तो कर लोगे ना? ठीक है, सबके sir. सब कर लोगे, और सब देख भी रहे हो कि मेरी यूजर आईडी यूज करके यू कैन लाइक आप लोग ये कर सकते हो. और बेटा मैं अपना पासवर्ड एक बार फिर आप लोगों को नोटपैड में बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से ये चीज बोली थी. दिस इज माय यूजर आईडी IAK11. दिख रहा है सबको? Yes, sir. स्मॉल में सब कुछ. एंड फिर उसके बाद पासवर्ड इज 0003 3 बार RGANI स्टार. डन? Yes, sir. तो प्लीज अब आप इससे लॉगिन करके अपने अपनी जॉब्स कंप्लीट करो, उस जॉब को अपने पास सेव करके रखो, सो दैट वी कैन हैव फॉर लाइक फ्यू मोर स्टडीज जो हम लोग होमोलूमो की और इसकी स्टडी करेंगे, वो भी वहां पे हो जाए. जो मैंने आपको बताया था ना मोबियस थ्योरी, हाँ मोबियस थ्योरी. Yes. तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग आउट मोबियस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ, जब हमारे पास फ्री रेडिकल ऑप्टिमाइज होके आ जाएगा ना, तब मैं इसकी मोबियस थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? Okay, sir. है ना? विच गिव्स मी मोबियस थ्योरी क्या बोलता है, मेरा जो मॉलिक्यूल है उसका कैटायन इट इज नॉट एरोमेटिक, वो एरोमेटिक नहीं है. मतलब पूरा मॉलिक्यूल, बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, CH2 पॉजिटिव, ये एरोमेटिक नहीं है. तो जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में जब मैं करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा. मेरा एरोमेटिक रिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग विल बिकम एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक. और जो CH2 एल्काइल रिंग विच वाज इनिशियली नॉट एरोमेटिक, इट विल बिकम एरोमेटिक. वहां डीलोकलाइजेशन आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. इस चीज को हम लोगों को देखना है. तो पासवर्ड सबको मिल गया गुलफ्सा? Yes, sir. पक्के से बेटा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. और वैसे ही आप लोग इसको इनकॉग्निशियो विंडो में आप लोग जाके करोगे. ठीक है रिजवान? यस सर. ओके ठीक है. सर तो आप एक्चुअली लोग उसके अंदर ना डाटा सेव नहीं होता उस टैब के अंदर, वो प्राइवेट विंडो है एक, किसके इसलिए खुल अंदर? गया था शायद. जो इनकॉग्निशियो टैब है उसके हाँ. अंदर वो एक प्राइवेट विंडो है, इसलिए शायद उसमें डाटा सेव नहीं होता. एक्चुअली जो हम नॉर्मल टैब में खोल रहे होंगे तो हमारा लॉग आउट नहीं हो रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इसकी वजह से सबका पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है. मैं वही कह रहा था बेटा कि जब कैम कंप्यूट का मैं भी करता हूँ ना, मेरे पास 3 यूजर आईडीज हैं. एक है IAK10, एक का IAK11, एक का IAK12. ठीक है, कई बार मेरे साथ भी यही होता है. ठीक है, तो सर मुझे मेरी भी लॉग अपने आउट नहीं पास, हो रही. हाँ तो मेरे को उसमें अपना पासवर्ड फॉरगेट करवाना पड़ता है. ठीक है, मेरे को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, तब मैं दूसरे यूजर आईडी में लॉगिन कर पाता हूँ. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सर एक चीज तो कर सकते हैं, अगर हम उसमें यूज करते हैं तो हम अलग से डाउनलोड कर लें. किसमें? अदर विंडो में यूज कर रहे हैं तो हम, जैसे बेटा देखो, सेव नहीं हो रहा ना हमारा डाटा. मैं जो आपको करवाता हूँ कैम कंप्यूट में हमेशा गूगल क्रोम पे करता हूँ.
मेरे पास 2 और ब्राउजर हैं विच इज योर मैक्सथॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। मैक्सथॉन मैं अपने रिसर्च और अपना मेल वेल के लिए यूज़ करता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे जामिया हमदर्द की जो भी चीज़ें आती है ना वो उसमें अपडेट कर, यानी जामिया हमदर्द .ac.in उसी में खुलता है और बाकी किसी ब्राउज़र में नहीं खुलता, इस वजह से मैं उसे भी रखता हूँ। लेकिन मैं कैम कंप्यूट के और आप लोगों की क्लासेस का जो भी डिटेल है वो मैं गूगल क्रोम में रखता हूँ, ठीक है। तो आप या तो ये ऑप्शन रख सकते हो, आप एटलीस्ट 2 ब्राउजर रखो, एक ब्राउजर में आप मेरे आईडी से कैम कंप्यूट करो और एक ब्राउजर में आप अपनी आईडी से कैम कंप्यूट करो, या फिर रिजवान ने जो चीज करी थी इनकॉग्निशियो मोड में जाकर आप मेरी यूजर आईडी के साथ काम करो। क्लियर? ओके सर। पक्के से ना? और मैंने जो अपनी बाकी की 2 और यूजर आईडी बताई है ना, IAK10 IAK12 पासवर्ड उनका भी सेम है, लेकिन उसके पास उनके पास इतने CPU आवर्स नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, चले फिर, मेरे को एक ओके जरूरी सर। काम से यहाँ रईस सर के पास जाना है। यस सर, यस। हाँ जी सर। हाँ बेटा, कल तो मेरा प्रैक्टिकल है नहीं, ठीक है। आप लोग एक बार आके आप अपने किसका अपने है? सामान तो ले लो, ठीक है। ओके सर। वो तो ले लो आप लोग। ओके सर। नहीं तो जिस दिन हम लोग करेंगे पता चल रहा है उस दिन आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। चलें फिर? ओके सर। ओके।